ओके। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ऑन पे सॉरी कीवर्ड सर्चिंग, ठीक है। तो कीवर्ड सर्चिंग के अंदर हमने देखा था कि हम किस किस तरीके से कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और उन कीवर्ड्स का पर्पस क्या है, हम उन कीवर्ड्स को क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम वो कीवर्ड्स अपनी साइट में इम्बेड करते हैं, ठीक है, ताकि उन कीवर्ड्स के ऊपर गूगल हमारी साइट को रैंक करे, ठीक हो गया। या हमारे पेज को रैंक करे, या हम मतलब के ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, वेब ब्राउजर के ऊपर जिस भी पोजीशन पे हैं वो उस पोजीशन को इंक्रीज करे और टॉप रिजल्ट्स में लेकर आए सर्च के ऊपर। यानी कि सर्प का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो हमने देखना है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जो है वो हम देखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर देखेंगे ऑन पेज एसईओ। वर्डप्रेस पे हम इसलिए देखेंगे, द रीजन इज क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो आपकी मतलब उसके ऊपर एसईओ करना इजी है कंपैरेटिवली बाकी नॉर्मल साइट्स के। और वहां पे एक फंक्शनैलिटी ये है कि वहां पर आपके पास टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आपको समझ आ जाएगी कि कंटेंट कैसे लिखना है, मेरा किस तरह का चीजें होनी चाहिए, मेरी साइट में इश्यूज क्या आ रहे हैं, तो वहां से अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस के लिए अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आपके पास लोकल पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, और आप लाइव भी काम कर सकते हो। लोकल का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हम अपना कोड कर रहे होते हैं वीएस कोड के ऊपर, लेकिन ये लाइव नहीं है, ठीक है, ये लाइव कोड नहीं है। इसी तरीके से वर्डप्रेस का भी हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, बट वो लाइव नहीं होगा। और एक होता है लाइव साइट, तो वो आप डोमेन परचेज करते हो, देन आप होस्टिंग परचेज करोगे, ठीक है। तो हम अभी उस चक्कर में तो नहीं पड़ रहे कि डोमेन और होस्टिंग परचेज करें। तो हम क्या काम करेंगे, हम लोकल काम कर लेते हैं, मतलब कि खुद से बनाकर जैसे वीएस कोड पे काम किया जाता है। तो वर्डप्रेस का थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वर्डप्रेस के अंदर एक डैशबोर्ड होता है बना बनाया, हम ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें करते हैं। तो वो डैशबोर्ड एग्जिस्टिंग है, ठीक है, डैशबोर्ड बना हुआ है पहले का, ठीक है। हमने सिर्फ उसको यूज करना है। तो हमें उसके लिए वर्डप्रेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस के अपने अंदर वो डैशबोर्ड होता है। हम उसके लिए जाएंगे साइट के ऊपर wordpress.org। यहाँ से हम जाएंगे गेट वर्डप्रेस पे। यहाँ पर आ जाता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी। कीप इन माइंड कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास एक जिप फोल्डर डाउनलोड होगा। समझ आ गई है? मतलब कि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड होगा जिसको आप रन करेंगे, बल्कि आपके पास एक जिप फोल्डर डाउनलोड होगा जस्ट लाइक दिस। अगर मैं डाउनलोड करती हूँ तो ये देखें, ये अब आपके पास एक जिप फाइल है, ठीक है। तो आपने इस जिप फाइल के साथ छेड़खानी नहीं करनी। हम इसको डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड नहीं करते, मतलब इंस्टॉल नहीं करते। डाउनलोड तो करते हैं, इंस्टॉल नहीं करते हम इसको डायरेक्ट। ये जिप फाइल होती है, ठीक है। इसमें कुछ फाइल्स पड़ी हुई होती हैं जो कि पहले की बनी हुई हैं डैशबोर्ड की। हमने करना ये होता है कि अगर हम उन डैशबोर्ड की फाइल्स को देखें तो वो एक्चुअल में आपको इस तरीके की नजर आएंगी। ये मेरे पास फाइल है, तो वो ये होता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से शो होता है, ठीक है। ये फाइल्स उसमें पहले की बनी हुई होती हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो ये फाइल्स जो हैं ये, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो फाइल्स हैं ये एक्सटेंशन की है पीएचपी सोर्स फाइल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारी पीएचपी की फाइल्स हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, फेमिलियर होंगे आप, नहीं भी हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपके पास पीएचपी की सोर्स फाइल होती है तो पीएचपी नॉर्मल नहीं चलती। मतलब क्योंकि आपको मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था क्लाइंट साइड और स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेजेस होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी, यानी कि वो अगर आप ब्राउजर पे चलाते हैं या डेस्कटॉप पे, मोबाइल फोन पे, तो वो चल जाती है वो लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पीएचपी की, तो वो आपके नॉर्मल डेस्कटॉप के ऊपर या आपके मोबाइल फोन्स में नहीं चलती, बल्कि इसके लिए यू नीड अ सर्वर। ओके, आपके पास सर्वर होना चाहिए। तो अगर कहने का मकसद ये है कि क्योंकि मेरी वर्डप्रेस जो है वो पीएचपी बेस्ड है और उसके अंदर सारी फाइल्स पीएचपी की हैं, क्योंकि पीएचपी के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। हमारा डैशबोर्ड जो है वर्डप्रेस का पीएचपी के ऊपर ही बना है। तो हम क्या करेंगे, हमें सर्वर चाहिए, जैम सर्वर, वैम सर्वर। तो हम जाएंगे, हम लिखेंगे जैम डाउनलोड, ठीक है। ये एक सर्वर है जो कि पीएचपी की फाइल्स को चलाने के लिए जरूरत पड़ता है। और क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो पीएचपी के ऊपर बनी है, इसका मतलब है कि मुझे वर्डप्रेस को भी चलाने के लिए जैम की जरूरत है।
मैं डाउनलोड जैम्प अपाची सर्वर पे जाऊंगी। यहाँ पे विंडोज के लिए ये डिफरेंट वर्जन है, आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर लें, डजेंट मैटर। इसका साइज आके मेंशन है, ठीक है, 143, 147, 148। यहाँ से आप क्या करेंगे, इन वर्जन में से कोई भी वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। ये विंडोज के लिए, ये लिनक्स के लिए एंड ये ओएस के लिए। लेकिन हम विंडोज के लिए करेंगे। मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास विंडोज होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से इस सेटअप को डाउनलोड कर लिया। अब ये जैम्प किस तरीके का डाउनलोड होगा? अच्छा, जब आपके पास जैम्प डाउनलोड होगा तो जैम्प में भी यहाँ पर है या नहीं है? नहीं, मैंने सेटअप शायद डिलीट कर दिया है। लेकिन आपके पास जैम्प का सेटअप आएगा तो आप उसको ओपन करोगे और ओपन करके इसको प्रॉपर इंस्टॉल करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन के नेम से एक आ रही होगा, जिस तरह यहाँ पर आपके पास टाइप आ जाती है कि ये वेब पेज फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर जब आप उसको ओपन करोगे तो एप्लीकेशन लिखा हुआ नजर आएगा। जिस चीज के ऊपर एप्लीकेशन होगा बेसिकली वही आपका सेटअप होता है, ठीक है। आप उसको रन करोगे, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक हो गया। तो जब आप उसको रन कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास जैम सर्वर जैसे ही रन हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके पास सी के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा जैम्प के नेम से, ठीक हो गया। अब जैम्प के नेम से जो फोल्डर बनेगा आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ फाइल्स पड़ी, कुछ फोल्डर्स पड़े हुए होंगे एक्चुअल। तो जैम्प के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स है। यहाँ पर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर जो जैम्प के अंदर होता है दैट इज htdocs। हमेशा आप इस फोल्डर को अप्रोच करोगे, htdocs के फोल्डर को। htdocs का फोल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैम के अंदर आप चले जाओगे htdocs के फोल्डर के अंदर। htdocs के फोल्डर के अंदर आपने आके क्या करना है, आपने वर्डप्रेस की जो फाइल डाउनलोड की थी, फोल्डर डाउनलोड किया था wordpress.org, वो आपने यहाँ ला कर रखना है। रीजन क्या है यहाँ ला कर रखने की? क्योंकि इसके अंदर php की फाइल्स हैं, तो वो हम जब तक यहाँ पर नहीं रखेंगे वो नहीं चलेंगी। php की फाइल्स लाजमी हमें रखनी पड़ती हैं htdocs के फोल्डर के अंदर जैम सर्वर में, क्योंकि विदाउट जैम सर्वर वो नहीं चलती, ठीक है। तो जैम के htdocs के फोल्डर के अंदर आप वो सारी चीजें रखते हो जो कि php की होती हैं, वो आप यहीं पर चलाते हो। तो अब अगर मुझे ये फोल्डर तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगेन ये चलेंगी कैसे? कोई भी php की फाइल है वो कैसे चलेगी? तो हम करते ही हैं कि ये जो htdocs का फोल्डर होता है, अच्छा कीप इन माइंड, जैसे ही आप जैम को इंस्टॉल करोगे तो आपके htdocs के फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स पड़ी हुई होंगी, ठीक है। htdocs के फोल्डर में आपने वो फाइल्स डिलीट कर देनी है, ठीक है। बाकी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स होंगी htdocs में वो सारी डिलीट कर देनी है। सिर्फ और सिर्फ आपने वर्डप्रेस का फोल्डर रखना है। मैंने ये वर्डप्रेस की बनाई हुई है 3 वेबसाइट्स, इसलिए आपको शो हो रही है, ठीक है। इसलिए इस पर कंफ्यूज ना हो, आप इस चीज पे फोकस करें कि ये आपके पास सर्वर है, ठीक है। और ये जो जैम वर्डप्रेस का है सॉरी, ये जो htdocs का फोल्डर है, आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की जिप फाइल रखनी है। जिप फाइल रखने के बाद अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इस फोल्डर को अप्रोच करूँ, मतलब ये फोल्डर अपने क्रोम के ऊपर ओपन करूँ, तो उसका तरीका क्या होगा कि हम यहाँ से इस htdocs के फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम जाते हैं क्रोम पे। और क्रोम पे जब भी आप लोकल काम कर रहे होते हो, ठीक है, लोकल सर्वर पे, तो आप जाते हो, जाके लिखते हो लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख के इंटर करेंगे, बट अभी ये लोकल होस्ट नहीं चलेगा, ये एरर थ्रो करेगा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, रिफ्यूज टू कनेक्ट। रीजन क्या है कि अभी क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला कि मैंने फाइल को जाके लोकल होस्ट में लिख दिया, लेकिन जैम सर्वर को ऑन नहीं किया, जैम सर्वर को चलाया नहीं है। तो अभी आपके माइंड में चीज आएगी कि जैम सर्वर को किस तरीके से चलाया जाता है। तो आप यहाँ पर जैम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं, आप जैसे ही लिखेंगे जैम, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैम कंट्रोल पैनल, ठीक है। आप इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आप अपाची को भी स्टार्ट करेंगे और आप माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे अपाची के एडमिन पे, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हम देखेंगे। जो अपाची होता है, यह समझे आपका htdocs का फोल्डर है, ये उसको ओपन करेगा, समझ आ गई, यानी कि आपका जो htdocs का फोल्डर है उसको क्रोम पे ओपन करेगा। और जो माई एसक्यूएल होती है, माई एसक्यूएल आपकी डेटाबेस होती है। तो आप लोगों को इतनी चीज का तो पता होना चाहिए, अभी ज्यादा हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे इस चीज को, और ना ही हमारी यहाँ पे जरूरत है उस चीज की। लेकिन आपका डाटा जो भी मेंटेन हो रहा होता है बैकएंड के ऊपर, ठीक है, सारा वो आपके डाटाबेस के थ्रू हो रहा होता है, समझ आ गई है। तो हम डाटाबेस जो है वो बनाएंगे, ठीक है, डाटाबेस बनाएंगे तो हमारा सारा काम चलेगा। लेकिन फिल वक्त के लिए हम डाटाबेस को छोड़ देते हैं, मतलब माई एसक्यूएल को नहीं ओपन करती मैं,
इसके एडमिन पे नहीं जाती, मैं अपाची के एडमिन पे चली जाती हूँ। तो एक तो मैंने जाके लिखा था डायरेक्ट लोकल होस्ट, आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें लोकल होस्ट मेरा चल रहा है, नजर आ रहा है ना, वो मेरा फोल्डर htdocs से यहाँ खुल गया क्रोम पे। और दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ से चले जाएं और यहाँ से इस अपाची के एडमिन पे क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली आपको htdocs के फोल्डर पे ले जाएगा। अगर आप भूल गए क्या टाइप करना है, लोकल होस्ट टाइप करना है, ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा, यानी कि वहीं पर लेकर जाता है। नेम वही है लोकल होस्ट, लेकिन आपको डायरेक्ट ले जाता है अगर आपको नाम वगैरह भूल गया है तो यहाँ पर आप लोकल होस्ट लिखोगे, ये आपको htdocs के फोल्डर के अंदर ले गया है। अब यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास ये वर्डप्रेस का फोल्डर है, ठीक है। अब इस वर्डप्रेस के फोल्डर को आपने क्या करना है जी, क्या मसला है उज़ैर? अच्छा, अभी ये जो आपके पास वर्डप्रेस का फोल्डर है, ठीक है, ये वर्डप्रेस का फोल्डर जो आपने बनाया था ये जिप फोल्डर है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इस जिप फोल्डर को करना होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगी और मैं यहाँ पे आके कर दूंगी एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब आपने देखा है कि मेरे पास जब मैं आ जाती हूँ मैंने अपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपको फोल्डर जो मिला इसके अंदर एक सब फोल्डर है वर्डप्रेस का, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद मतलब कि देखनी है कि कोई भी सब फोल्डर नहीं क्रिएटेड होना चाहिए, मतलब आपका एक सिंगल फोल्डर होना चाहिए वर्डप्रेस का जिसके अंदर फाइल्स होनी चाहिए। मैं इसको खोलूंगी तो इसके अंदर सारी फाइल्स मौजूद है, लेकिन इसका मतलब है कि ये फोल्डर मेरा बाहर होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल। तो मैं इसको कट करूंगी और इसको बाहर रखूंगी मेन htdocs के फोल्डर में। तो अब मेरा ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर था वो मैंने htdocs के फोल्डर के अंदर रखा, समझ आ गई। मैं इसको अब ओपन कर रही हूँ सारी फाइल जिसमें, यानी कि मुझे यही चीज़ चाहिए थी। तो मैं अब ये फोल्डर मैंने ब्लैंक है क्योंकि मैंने इसमें से डाटा निकाल लिया था, वो फोल्डर कट कर लिया था। तो अब मेरे पास जो मेन एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर है वो सिर्फ़ वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये सारी फाइल्स मौजूद हैं और मुझे चीज़ देखनी थी। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस फ़ोल्डर को अपनी मर्ज़ी से नेम दूँगी जो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देना चाहती हूँ, ठीक है? तो हम इसको अपना बेसिकली प्रोजेक्ट बनाएँगे। लेट्स से मुझे इसका नाम देना है, आपको मैं फिल वक़्त समझाने के लिए लिख देती हूँ एबीसी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मैंने इसको एबीसी नेम दे दिया, ठीक है? आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे, जो भी होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने यहाँ पर चले जाना है और हम जाकर क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे माई एसक्यूएल के बल्कि माई एसक्यूएल नहीं, हम इसी पे रहते हैं लोकल होस्ट पे। रीलोड किया मैंने तो ये एबीसी आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर आके वर्डप्रेस अब इंस्टॉल होगा, मतलब अब ये डैशबोर्ड ओपन करेगा किस तरीके से कि मैं एबीसी को क्लिक करूंगी, अब मेरा एबीसी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग टर्म्स, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स एंड ऑल, ठीक है। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कह रहा है लेट्स गो, मैं कर देती हूँ लेट्स गो। तो वो कह रहा है आपको डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए, उसका यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट वगैरह XYZ। तो सबसे पहली चीज उसने क्या मांगी है, डेटाबेस का नाम। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको यहाँ पर आकर बताया था कि आपका डेटाबेस क्या है, माई एसक्यूएल है। तो इसका मतलब है आप इसके एडमिन पे जाएंगे अगर आपको डेटाबेस बनानी है। तो उसके लिए आपके पास यूआरएल होता है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। आप यहाँ से डायरेक्ट एडमिन पे भी क्लिक कर सकते थे और यहाँ आके खुद भी लिख सकते हो लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन करके मैंने क्लिक किया। अब ये मुझे मेरे डैशबोर्ड पे ले जाएगा जो कि डेटाबेस क्रिएशन के लिए है, ठीक है।
अब हो रहा है? नहीं हो रहा शो आप लोगों को? मेरा ही नेट नहीं आ रहा है, वेट। हम्म। एप्टेक का इंटरनेट आ रहा है आप लोगों का? आपके नेट टू है जी अब देखें। नहीं, मैंने आप भी ज्वाइन किए, मतलब वही कोड है। ओके। तो यहाँ पर आपके पास देन डेटाबेस का नेम आ जाता है, ठीक है? तो डेटाबेस का नेम में हम सबसे पहले क्या चीज़ देंगे कि हमने किस तरीके, मतलब कि डेटाबेस का नेम क्रिएट करना था। तो हम यहाँ पे चले गए लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पे। तो जैसे ही हम गए, इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड ओपन हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर आपकी डेटाबेसेस बनती हैं, देखिए मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं इन नेम से। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाना है डेटाबेसेस के ऊपर, ठीक है? आप डेटाबेसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे लोडिंग आएगा और ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दे दें। आपने डेटाबेस का नेम वही देना होता है जो आपने उधर प्रोजेक्ट का नेम दिया था। प्रोजेक्ट का नाम मैंने एबीसी दिया था, तो यहाँ पे मैं एबीसी आके लिखूंगी, लिख के सिंपल कर दूंगी क्रिएट। तो यहाँ पर आपकी ये क्रिएट हो जाएगी, ये एबीसी की समझ आ गई। अब हमने यहाँ पर आकर क्या करना है, क्योंकि मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है, मैं यहाँ पे आके डेटाबेस का नेम क्या दूंगी, एबीसी। यूजर नेम हमने हमेशा देना होता है रूट, हमेशा आप रूट ही देंगे, ठीक है? और पासवर्ड आपने कुछ भी नहीं देना, ठीक है? ये चीज आपने याद रखनी है कि यूजर नेम हमेशा रूट देना है, पासवर्ड कुछ भी नहीं देना, बाकी कुछ किसी चीज को नहीं छेड़ना, सिर्फ यूजर नेम रूट देना है, देखना है पासवर्ड ब्लैंक होना चाहिए और डेटाबेस का नाम देके सबमिट कर देंगे। वो कह रहा है ऑल राइट एंड ठीक है, यू हैव मेड थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है? वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। तो हम रन इंस्टॉलेशन कर लेंगे। जैसे इंस्टॉलेशन की वो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि वेबसाइट का टाइटल डाल दो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, ईमेल डालो। और ये चीज़ें क्या होती हैं, मैं सबसे पहले आपको अपनी एक साइट ओपन करके उसे दिखा देती हूँ। तो एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड है मेरा, फॉर एग्जांपल हम किसी साइट पे चले जाते हैं। ओके, देखें जैसे ही मैंने अपनी वो वेबसाइट ओपन किया, सबसे पहले उसने मुझसे मांगा है यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है? तो ये यूजर नेम और पासवर्ड वो मुझसे यहाँ पे मांग रहा है कि जब भी वेबसाइट को मैं ओपन करूंगी तो वो मुझसे ये यूजर, वो रूट जो है ना, वो दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है? वो डाटाबेस के लिए था, ठीक है? डाटाबेस का यूजर नेम हमेशा हम रूट रखते हैं, पासवर्ड कुछ भी नहीं रखते किसी भी लैंग्वेज में, चाहे एसक्यूएल करें चाहे कोई और लैंग्वेज यूज करें।
लेकिन यहाँ पर इस केसेस में हमें ये हमारा यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर नेम मैं दे देती हूँ एडमिन और पासवर्ड दे देती हूँ, पासवर्ड आप कुछ भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मैं दे देती हूँ admin@123 दिस, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है, इसके थ्रू मैं ये वाला डैशबोर्ड ओपन करूंगी। जब मैं डैशबोर्ड को ओपन कर लेती होती हूँ, ठीक है, ये मेरी पहले की बनी हुई साइट है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ तो यहाँ पर साइट का टाइटल आता है, नजर आ रहा है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ, यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल नजर आता है। तो ये टाइटल आप क्या रखना चाहते हो, मतलब वेबसाइट का टाइटल क्या होना चाहिए, यहाँ आप वो दे देंगे, ठीक है। लेट्स से मैं ABC ही लिख देती हूँ साइट का टाइटल, तो यहाँ पे ABC लिखा नजर आएगा। देन यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ता है यूज ऑफ वीक पासवर्ड, के खैर है कंफर्म करो वीक पासवर्ड को, मेरे कोई मसला नहीं है। योर ईमेल, अब ये योर ईमेल क्या चीज होती है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ अपने डैशबोर्ड की सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स के अंदर आपको एक चीज मिलती है यहाँ पर, जनरल में होती है या एक टाइम, ये जनरल में होती है, ठीक है। जनरल ओपन हुई है, जनरल की टैब के अंदर अब आप सेटिंग्स में जनरल में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक जगह पे लिखा हुआ नजर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, समझ आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस क्या चीज है, ये आपके पास एक्चुअल में एडमिन की ईमेल होती है। जब आप लेटर ऑन फॉर्म्स वगैरह बनाते हो, जो कि हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है, जब आप फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे आके लेट से आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने एक फॉर्म वगैरह क्रिएट किया है, तो जब आप फॉर्म को लेट से यूजर की ईमेल पे भेजना है, तो वहां पर आपके पास वर्डप्रेस में ऑप्शंस आते हैं कि आपने एडमिन की ईमेल पे भेजो, या इस तरीके से, लाइक अगर मैं कोई फॉर्म बनाया है फॉर एग्जांपल, अब मैं कह देती हूँ कि फॉर्म जैसे ही सबमिट हो, तो लेट से सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूँ, तो सबमिट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर ये देखें सेंड टू ईमेल एड्रेस, किसकी ईमेल एड्रेस पे सेंड करो, एडमिन ईमेल। तो यहाँ पे ये जो एडमिन ईमेल आ रहा है ना पैरामीटर, ठीक है, ये स्मार्ट टैग्स में आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, अवेलेबल फील्ड्स, तो आपके पास एडमिन ईमेल आता है। तो यहाँ पे ये एडमिन ईमेल एक्चुअल में कौन सी ईमेल है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, कि वो जो एडमिन की ईमेल आपको यहाँ पर नजर आ रही थी, समझ आ रही है आप लोगों को, आ रही है, ये एडमिन की ईमेल है, ठीक है। तो ये क्रिएटेड है चीजें मेरी, मैं आपको सिर्फ उस ओवरव्यू दिखा रही हूँ उसका, कि मेरी जो बनी हुई साइट है उसमें कैसे काम हो रहा है, हम यहाँ पर हैं अभी, ठीक है। मैं आपको ये चीज सिर्फ समझा रही हूँ कि योर ईमेल में जब आप जो आकर ईमेल डालते हो, लेट से मैंने अपनी ये ईमेल डाल दी है, तो जब लेटर ऑन मैं अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट करती हूँ, तो वो फॉर्म्स यहाँ एडमिन की ईमेल पे आते हैं, इस ईमेल पे सेंड होते हैं। फिल वक्त आप यहाँ पर कोई भी ईमेल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लेट से आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं वेबसाइट, ठीक है, और जब आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो आप जब उसके लिए डैशबोर्ड क्रिएट करोगे, तो आप उससे उसकी ईमेल लोगे, आप उससे उसको ये भी बोलोगे कि अपनी वो ईमेल दो जिसपे लेटर ऑन तुम्हें इस फॉर्म के अगेंस्ट मैसेजेस रिसीव हो, समझ आ रही है। तो ये वो ईमेल होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम वो ईमेल दे देंगे। साइट के टाइटल आ रहा है, साइट के टाइटल में आपको दिखाया कि ये टाइटल है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये साइट का टाइटल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। यूजर नेम मैंने अपनी मर्जी से दिया, पासवर्ड मैंने अपनी मर्जी से दिया है, कंफर्म किया है वीक पासवर्ड, और ईमेल अपनी ईमेल डाली है, ठीक है। ये करके इंस्टॉल कर दिया वर्डप्रेस। ये डिस्करेज सर्च इंजन, ये क्या चीज़ है ये मैं बताऊंगी। जब आप इस पर क्लिक कर देती हो, तो आप जो सर्च इंजन का या गूगल का बॉट या स्पाइडर है, उसको अलाउ कर देते हो कि वो कोई भी, मतलब यानी कि वो हमारे पेज को इंडेक्स ना कर सके, समझ आ गई है? तो हम उसको अलाउ करें कि कि हमारे उसको पेज को इंडेक्स ना करें। हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके अब देखें, जैसे ही लॉगिन किया, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है एडमिन, और जो पासवर्ड मैंने मान दिया था admin@123। अगर आप चाह रहे हो कि आप बार बार ये डैशबोर्ड इंटर ना करो, बार बार ना आए, तो आप एक दफा रिमेंबर मी कर दो, तो वो बार बार आपसे नहीं मिलेगा क्रेडेंशियल्स। ये अब ये डैशबोर्ड जो है, ये आपका एक्चुअल डैशबोर्ड है, जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। ये आपका डैशबोर्ड है, जो मैं आपको चीजें दिखा रही थी वो मेरे डैशबोर्ड में मौजूद थी, ठीक है। मैं अभी इसको क्लोज कर देती हूँ, और जो जो मैं ईमेल आपको बता रही थी, अगर आप सेटिंग्स में आ जाएं जनरल में,
तो जो ईमेल मैंने वहाँ पर एंटर की थी वो ईमेल आपको यहाँ पर मिलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस मैंने ये एंटर की थी ना, तो वो ये आ गई जो मैंने ईमेल एंटर की थी। ये मेरा वो टाइटल आ गया और यूजर नेम पासवर्ड से मैंने लॉग इन किया। समझ आ गई है? तो ये हम इस तरीके से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बनाते हैं। आपने भी इसको बनाना है। अभी आपका टास्क ये है कि आप अपने अपना जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें वर्डप्रेस के ऊपर, इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को क्रिएट करवाया। कोई इशू आता है फिर वो पूछें। मुजम्मिल और साद आप भी ये चीज़ परफॉर्म करें।